Namaste, good morning dear students. Myself Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College Dosa. Today is our topic on water pollution. मेरे इससे पहले की वीडियो में आपने देखा ए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन. आज का जो हम बात करेंगे वो वाटर पोल्यूशन के संदर्भ में इसको कैटेगराइज करके करेंगे कि किस प्रकार से जल का जो प्रदूषण है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से रहता है. जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले हम बात करें झीलों व रिजर्वायर जलाशयों का. सेकंड नदियों का. एंड थर्ड इज समुद्र का प्रदूषण. यदि में चूंकि जल एक 3/4 भाग पर फैलाने वाला क्षेत्र है, जल को किसी एक टॉपिक के अंदर न बांटकर उसको रुका हुआ जल, बहता हुआ जल और खारा जल, यदि 3 कैटेगराइज करके मैं इनको अलग अलग बताऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले जो है वो है झीलों का जलाशय. झील व जलाशय का प्रदूषण. जो लेक और रिजर्वायर होती है, इनकी जो संरचना होती है, यदि आप इनकी भौगोलिक संरचना देखेंगे तो वो संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि ये ढलान वाले क्षेत्रों में रहते हैं. जैसे प्रकृति का निवास है, किसी पहाड़ पे से पानी आकर गिर रहा है तो वो बिल्कुल जो बॉटम होता है उस बॉटम में जो पानी एकत्रित हो जाता है वो एक झील या जलाशय या तालाब का होता है. यदि मानव निर्मित हो गया तो वो तालाब बन जाएगा, और प्राकृतिक है तो वो झील या जलाशय का रूप धारण कर लेता है. अब जो झील व जलाशय है, इसके अंदर जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन किन किन कारणों से होता है, उन कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो मैं सबसे पहले कहूँ कि घरेलू व्यर्थ पदार्थ, हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू पदार्थ हैं उनकी यदि हम बात करें, और दूसरा इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं सीवेज प्रदूषण की. यह सीवेज द्वारा जो संदूषण फैलाया जा रहा है, कॉन्टामिनेशन, वो इसका एक मेन रीजन है. घरेलू व्यर्थ पदार्थ की मैं बात करूं तो आप लोग जैसे कभी घूमने गए हो तो नैनीताल में देखना एक झील है, वो पूरी नैनीताल उसी झील के किनारे पर बसी हुई है. मान लीजिए ये झील है, इधर पहाड़ है साइड में सारे, और ये झील है, और इधर का जो पूरा इलाका है ये टूरिज्म प्लेस है ये पूरा, जिसमें होटल ही होटल है सारी. सभी होटलों की ओपनिंग इस तरीके से कि उनकी यदि खिड़की देखेंगे तो झील की तरफ खुलेगी. अब ये जो होटल व्यवसायी वगैरह हैं, ये सारे लोग ये अपना जो भी कचरा है, इनके जो इनके जो नाले या नालियों की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कि इसकी ओपनिंग इसी के अंदर होती है. जनरली मैं पर्टिकुलर किसी एक जगह को कोट नहीं कर रहा, जो मैंने देखा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ. तो इनका जो डोमेस्टिक जो सीवेज निकल रहा है, सपोज दैट हो सकता है कि वो नहाने का पानी हो, वो धोने का पानी हो, डिटर्जेंट युक्त साबुन हो, जो भी आप यूज कर रहे हो दैनिक जीवन के अंदर, जो व्यर्थ पानी है वो पानी बहता हुआ ढलान वाले क्षेत्र में जाएगा, अपन सीधे जानते हैं, तो वो जाकर इसके अंदर मिलता है. मिलने के फलस्वरूप एक कंडीशन तो हो गई घरेलू व्यर्थ की. दूसरी, मान लीजिए बड़े बड़े शहरों के अंदर जो सीवेज के प्लांट होते हैं वो प्लांट एट द लास्ट बाहर जाके खुलते हैं. ऐसी जगह पर प्लांट खुलते हैं जिनके फलस्वरूप वो जो सारा संदूषण है, जो मल त्याग है, ये सारा उसके अंदर एकत्रित हो जाता है. फलस्वरूप ये तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं. जो शुद्ध जलाशय था, जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे बदबूदार व काले पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. अब यहाँ पर कई मैकेनिज्म होती है. मान लीजिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कार्बनी पदार्थ जो मल वगैरह आ रहा है, इसका यूट्रोफिकेशन होता है. यूट्रोफिकेशन होने से वहाँ पर रसायनों की मात्रा बढ़ती है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस प्रमुख होता है. फलस्वरूप उस जगह की बीओडी और सीओडी दोनों एक साथ बढ़ जाती है. कल मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी एंड सीओडी. जो ही इनकी बीओडी और सीओडी बढ़ जाएगी, यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी. फलस्वरूप जो इस लेक का पर्टिकुलर वाटर था, जिसकी जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा.
इसी में सेकंड है स्वेतों से प्रदूषण। स्वेतों का मतलब होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में जो हम यूज करते हैं। आप लोगों को कल भी बताया गया था, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं। किसान अपनी फसल को तैयार करने में कीटनाशी, पीड़कनाशी, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। जब ये इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो इनके अंदर जो जहरीले रसायन होते हैं वो रसायन उस भूमि में आ जाते हैं। भूमि में वर्षा होने के फलस्वरूप वो उसके साथ बहकर संबंधित जलाशय या झील के अंदर जाकर एकत्रित हो जाते हैं। फलस्वरूप वो पानी गंदा हो जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो किसान है वो अपनी खेती के दौरान जितने भी खरपतवारनाशी, कीटनाशी, मोलस्कनाशी एवं नाशक जीवनाशी, जितने भी प्रकार के जो पेस्टिसाइडर हैं इनका उपयोग करते हैं, इनके उपयोग के फलस्वरूप जो जहरीले केमिकल होते हैं वो संबंधित तालाबों या जलाशयों के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट। औद्योगिक व्यर्थ। इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल होते हैं, इन इंडस्ट्रीज में पानी के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता है। जब ये पानी इनके प्रक्रम से गुजरता है तो अंत में जो गंदा पानी रहता है, वेस्ट वाटर रहता है, वो वेस्ट वाटर जलाशय या तालाबों में छोड़ दिया जाता है। अब ये हो सकता है वेस्ट वाटर का अपने साथ कुछ केमिकल भी ले जाए। कल मैंने बताया था आपको मरकरी, कैडमियम, लेड इत्यादि जो जहरीले तत्व हैं, जो भारी धातुएं हैं, ये धातु इन पानी के साथ बहती हुई उस जल या जलाशय में चले जाएगी और जलाशय में जाने के फलस्वरूप ये वहाँ के पानी को गंदा कर देगी। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, तापीय प्रदूषण। थर्मल प्लांट जो होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं ना, विद्युत संयंत्र जिनसे बिजलियां प्राप्त होती है या कोई न्यूक्लियर से जो भी है, तापीय जो है इस प्रक्रिया में जब वो प्लांट बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो पानी को वहां पर एज ए शीतलक की भांति प्रयोग करते हैं। पानी को जो प्लांट गर्म हो गया है, जो तत्व गर्म हो गया है, जो संयंत्र गर्म हो जाता है, उस संयंत्र को ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। इस शीतलक के प्रयोग के बाद में पानी भी गर्म हो जाता है क्योंकि वो ठंडा करते करते खुद ही गर्म हो जाता है। अब ये गर्म पानी जब यहाँ पर जाएगा तो जो झील व जलाशय की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। इस प्रकार आपने देखा झील व जलाशय जो है उनके प्रदूषण के मुख्य मुख्य कारण हमने यहाँ पर पढ़े हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सुपोषण। मैं चाहता हूँ कि आपको ये टॉपिक में थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? पानी के अंदर या जल के अंदर नाइट्रोजन व फास्फोरस की अधिकता, या दूसरे शब्दों में कहूं तो जल में पोषक पदार्थों की अधिकता। देखिए, कल हमने जल की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि जल की जो प्रॉपर्टी होती है वो निश्चित होती है। उसके अंतर्गत सभी रासायनिक तत्व अपने हिसाब से निश्चित होते हैं। जो ही किसी की भी संख्या बढ़ जाती है तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, सुपोषण दो प्रकार से होता है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जब सूक्ष्म जीव जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं तो उसके फलस्वरूप नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं, जो कि मल के अंदर रहते हैं, ये सीधे सीधे पानी के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, औद्योगिक व्यर्थ के द्वारा या मानव जनित कृषि के द्वारा भी ये नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके जल के अंदर प्रचुर हो जाएंगे। औद्योगिक इकाइयों के अंदर बड़े बड़े प्लांट, जैसे नाइट्रोजन की कोई फैक्ट्री है, यूरिया की कोई फैक्ट्री है, अब वहाँ से जो उसका जल आ रहा है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी। जो ही नाइट्रोजन व फास्फोरस की अधिकता होती है तो झील में या जलाशय में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, फलस्वरूप बीओडी व सीओडी बढ़ जाएगी। कारण, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
जो ही पोषक पदार्थों की वृद्धि होगी, फलस्वरूप वहाँ पर उपस्थित बैक्टीरिया इन पदार्थों को खाकर या फिर बीओडी और सीओडी की वृद्धि होने के फलस्वरूप उस जगह का जो जीवजात होता है वो मर जाता है। जैसे मान लीजिए तालाब के अंदर मछलियाँ थी, मछलियों जो ही पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है ये मछलियाँ मरेंगी। अब इन मछलियों के मरते ही जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर अत्यधिक ग्रो करेंगे, जो बैक्टीरिया है वो अत्यधिक ग्रो करेंगे, इसका विघटन करेंगे, उनको भोजन मिल रहा है, जो ही भोजन मिलेगा इनकी संख्या में तीव्र वृद्धि होगी। संख्या में तीव्र वृद्धि होने के साथ ही उसमें उपस्थित ऑक्सीजन, जो जल में आपके ऑक्सीजन की मात्रा थी वो ऑक्सीजन की मात्रा एक साथ डाउन हो जाएगी। फलस्वरूप आप लोग कई बार पढ़ते होंगे अचानक किसी तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां मरी हुई मिली, प्रशासन सजग। कारण क्या है? कारण उसका ये है जो इकोलॉजिकल चेन है वो आपने डिस्टर्ब कर दी। अब चेन डिस्टर्ब होने के साथ संबंधित बायोटा जो भी है, जो भी फोन हाउस के अंदर रह रहा है वो फोन हाउस के दुष्परिणाम भुगतेगा और वो एट लास्ट में इस तरीके से निकल कर सामने आ जाएगी। अब सुपोषण के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें मानव जीवन पर सीधा सीधा या जीव जात पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, जिस जगह पर सुपोषण अधिक होता है वहां पर अत्यधिक मात्रा में शैवालों की संख्या बढ़ जाती है। शैवालों की संख्या बढ़ जाती है। एल्गल ब्लूम को शैवालों की बहार भी कहते हैं। बहार का मतलब चारों तरफ एल्गल ही एल्गल। जो इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये पानी में अपना कलर प्रोवाइड करते हैं, हरा, पीला, भूरा, इस तरीके का कलर ये प्रोवाइड करते हैं जिससे पानी हमको कलरफुल दिखाई देता है। अधिकतर समुद्रों के अंदर एल्गल ब्लूम को ज़्यादा देखा जा सकता है। जो ही ये ब्लूम चालू होता है उस जगह का पर्टिकुलर जो एरिया है, जो बायोटा है, वो उससे काफ़ी नुकसान होता है। अभी मैंने आपको सारी चेन बताई थी, बीओडी सीओडी बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, वहाँ का संबंधित बायोटा मर जाएगा, जो जीवजात है वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो ही एल्गल ब्लूम होता है चारों तरफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया एल्गी एल्गी नजर आती है। एल्गल ब्लूम के अंतर्गत ये एक न्यूरोटॉक्सिन का भी काम करता है। न्यूरोटॉक्सिन के रूप में जब इस पानी को कोई जानवर पीता है तो वो पीते ही न्यूरोटॉक्सिक बीमारी से मर भी जाता है। इस प्रकार ये मनुष्य या जीव जातों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। दूसरा है, इसमें हम देखें तो वाटर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी नष्ट हो जाएगी। पानी की जो पारदर्शिता मैंने कल आपको बताया था, पानी का कोई रंग नहीं होता, इसको आर पार हम देख सकते हैं। तो जो ही ब्लूम आ जाता है वो कलर प्रोवाइड करेगा, फलस्वरूप जो पानी की पारदर्शिता है वो खत्म हो जाती है। पानी की पारदर्शिता खत्म हो जाने से तलाशय में जो जल निमग्न पादप होता है उनको बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज सूर्य का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाता है और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पाते हैं। जो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पाते हैं संबंधित वो पादप वहीं पर मर जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें स्वाद, गंध एवं रसायन। स्वाद व गंध, देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया जनरली वाटर के अंदर किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होती किसी प्रकार का भी। लेकिन जो ही ये सुपोषण की बीमारी लगती है पर्टिकुलर देखिए कलर आ रहे हैं, हरा, पीला, भूरा, कोई सा भी कलर आ सकता है। उसका टेस्ट गंदा होगा। आप यदि उस पानी को पिएंगे तो आपको कड़ा, विषैला इस तरीके से लगेगा और उसकी स्मेल, जो गंदी स्मेल है, वो कई दूरी से भी आपको पता चल सकता है कि कहीं पर रुका हुआ पानी गंदा सड़ रहा है। आप देखते होंगे जो नालियाँ गंदी होती हैं उनकी बदबू बहुत भयंकर होती है, जबकि पूरे यदि कोई 1.5 किलोमीटर लंबी झील है वो पूरी सड़ रही है तो उसकी बदबू आपको कहाँ तक परेशान कर सकती है। नेक्स्ट है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी, वो हम बात कर ही चुके हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर्टिकुलर एरिया की कम हो जाएगी, फलस्वरूप वहाँ से संबंधित जो भी जीव जात है वो सब नष्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी जब किसी भी वाटर के अंदर होती है तो वहाँ पर सब खत्म हो जाता है। एक है मत्स्य मृत्यु, फिशरीज डेथ। मैंने अभी आपको बताया
कई बार क्या होता है कि अचानक ही पूरे झील की जो मछलियां वो मर जाती है। उनका मरने का जो मेन कारण है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप संबंधित जीवजात आपका जो भी है वो सारा नष्ट हो जाएगा। एक है इसमें मैट हीमोग्लोबिन का निर्माण होना। नेट हीमोग्लोबिन जो है, मैट हीमोग्लोबिन, एक्चुअली क्या होता है, जनरली जब नाइट्रोजन से युक्त जल हम किसी भी माध्यम से पीते हैं तो हमारे शरीर में जो आंत में बैक्टीरिया होता है वह नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्रेट को नाइट्राइट में बैक्टीरिया के माध्यम से। और ये नाइट्राइट जो है वो ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जो ही हमारे ब्लड में आता है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मैट हीमोग्लोबिन बनाता है। मैट हीमोग्लोबिन, ये मैट हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की भांति कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को नहीं बांध सकता है। भाई हीमोग्लोबिन का अंश बन गया मैट हीमोग्लोबिन, लेकिन ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। फलस्वरूप हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये एक बीमारी का घातक भी है। चलो बड़ों के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नवजात बच्चे हैं उसके अंदर यदि ये प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो ब्लू बेबी का शिकार हो जाता है। ब्लू बेबी, ऐसे बच्चे का शरीर नीला पड़ जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी होगी और वो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरे आज के वीडियो में आपने झील व जलाशयों का प्रदूषण देखा, किस प्रकार से किन कारणों से ये चीज़ें होती है। यूट्रोफिकेशन के अंदर भी हमने बात की कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है और किस प्रकार ये मानव जात को प्रभावित करता है। आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए और अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।